बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। एक बार फिर से अपने चैनल पे आपको वेलकम कहता हूँ। नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ़ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा A to Z टैक्स कंसल्टेंट का चैनल। जी नाज़रीन, आज आपके सामने फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है जी जॉब इंटरव्यूज़ के हवाले से, कि इसमें अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड किसी किस्म की जॉब के लिए जाते हैं, अगर आप सीनियर अकाउंटेंट की जॉब के लिए जाते हैं या आप अकाउंटेंट की जॉब के लिए जाते हैं, इसके अलावा अगर आप फाइनेंस एग्जेक्टिव की जॉब के लिए जाते हैं या आप जो है वो जूनियर अकाउंटेंट की जॉब के लिए जाते हैं या असिस्टेंट अकाउंटेंट की जॉब के लिए जाते हैं, असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर की जॉब के लिए जाते हैं। ये मैं इस तरह से सारे नाम बोल रहा हूँ क्योंकि इस तरह डिफरेंट टाइप की जो है ना वो अकाउंट्स की फील्ड से रिलेटेड डिफरेंट टाइप की जो है ना वो जॉब्स जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने डिस्प्ले हो रही होती हैं। तो अगर आप इन अकाउंट्स की फील्ड से रिलेटेड किसी भी किस्म के डेजिग्नेशन की आप जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको इंटरव्यू के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिन जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम्स आती हैं या आप जो है ना जिन क्वेश्चंस का आपको सामना करना पड़ता है, वो क्वेश्चंस कौन से हैं, आज की इस वीडियो में हम वो क्वेश्चंस सीखेंगे। तो जी नाज़रीन, अगर मैं बताना स्टार्ट करूँ तो इसमें सबसे पहला जो मेरे पास क्वेश्चन है वो है जी व्हाट आर द 3 मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं, या आपसे ये पूछा जा सकता है, या आप 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम बताएं, ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो है ना वो एक्सप्लेन करें या डिफ़ाइन करें। तो इसमें मैंने आपको बताया कि देयर आर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर नंबर 1 इज़ बैलेंस शीट, सेकंड इज़ इनकम स्टेटमेंट एंड थर्ड इज़ जो है वो है जी मेरे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे बैलेंस शीट स्टेटमेंट की बात करूँ तो किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट जो होती है वो वाली स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर आपको कंपनी के एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड शेयर होल्डर इक्विटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस कंपनी के जो एसेट्स कितने हैं, फिर जो उनमें उसमें जो है ना करंट एसेट्स भी हो सकते हैं, फिक्स एसेट भी हो सकते हैं। अब करंट एसेट्स के अंदर आपका कैश हो सकता है, बैंक बैलेंस हो सकते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल हो सकते हैं। इस तरह डिफरेंट मतलब आपके जो है वो अकाउंट्स भी हो, मतलब एसेट्स हो सकते हैं। अब इसके अंदर जो मैंने जैसा कि आपको बताया कि बैलेंस शीट जो कंपनी की होती है वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जिसे हम जो है ना वो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं। और इसके अंदर आपको एसेट्स की, कंपनी के एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड शेयर होल्डर इक्विटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। देन आपके पास आती है जी इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट जो किसी भी कंपनी इनकम स्टेटमेंट जो होती है उसके अंदर जो आपको चीज़ें मिलती हैं वो कहता है जी द इनकम स्टेटमेंट आउटलाइन द कंपनी रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस। मतलब जो इनकम स्टेटमेंट होती है उसके अंदर आपको कंपनी का टोटल रेवेन्यू, जितना ड्यूरिंग द ईयर कंपनी जो है ना रेवेन्यू जनरेट करती है उसकी डिटेल मिलती है, और उसके अलावा कंपनी के एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ सेल, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको या वो अगर इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है तो आपको इनकम स्टेटमेंट से मिलेगी। और थर्ड जो है हमारे पास वो है जी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अगर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करूँ तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर आप जो कंपनी का वो कैश का फ़्लो देख सकते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ से। वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं जी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी से मेरी कंपनी के अंदर कैश का फ़्लो क्या है, कितना कैश आ रहा है, उसका फ़्लो क्या है, आप इसके अंदर ये देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो मेरे पास अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि जी इफ़ आई हैव ओनली वन स्टेटमेंट एंड वांट टू रिव्यू द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द कंपनी, वेल्थ ऑफ द कंपनी, विच स्टेटमेंट कुड आई हैव यूज्ड एंड वाई। कि अगर मेरे पास एक स्टेटमेंट है और मैं उसी की बुनियाद पे अपनी ओवरऑल कंपनी की जो है वो वेल्थ स्टेटमेंट को देखना चाहता हूँ या वेल्थ को देखना चाहता हूँ, तो मुझे बताएं मैं कौन सी जो है वो स्टेटमेंट देखूँगा और क्यों देखूँगा। तो इसमें मैं एक टर्म यूज़ करता होता हूँ कि कैश इज़ किंग। कि कैश इज़ किंग में क्या है कि वह कहते हैं द कैश फ्लो स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू पिक्चर ऑफ हाउ मच कैश द कंपनी इज़ जनरेटिंग फ्रॉम ऑल 3 एक्टिविटीज़। वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। मतलब कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है किसी भी कंपनी की वो वाली स्टेटमेंट होती है जो कि आपको एक कंपनी की जो वो बिल्कुल ट्रू और एक्यूरेट जो है वो पिक्चर दिखाती है कि इस वक्त आपकी कंपनी के पास
जो है ना वो आपकी कंपनी जो है ना वो कितना जो है कैश अर्न कर रही है, जनरेट कर रही है, उसकी क्या है जो है ना वो बिज़नेस के किस तरह का चल रहा है। ठीक है, इसमें आपकी जो है वो कैश जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से भी देखा जाता है, इन्वेस्टिंग से भी और फाइनेंसिंग, तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये स्टेटमेंट जो है ये आपको कौन सी कंपनी की ट्रू पिक्चर दिखाती है कि एक्चुअल में इस कंपनी के जो है ना वो कैश जनरेटिंग रेशियो है जो वो क्या है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है जी कि व्हाट इज़ डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड रेवेन्यू का मतलब जो है वो ये अगर मैं आपको समझाऊँ जिसकी अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो फिर आपको मज़ीद क्लियरिटी होगी कि ये डेफर्ड रेवेन्यू होता क्या है। डेफर्ड रेवेन्यू रेफर टू पेमेंट्स रिसीव्ड इन एडवांस फॉर सर्विसेज विच हैव नॉट येट बीन परफॉर्म्ड और गुड्स विच हैव नॉट येट बीन डिलीवर्ड। These revenue are classified on the company balance sheet as a liability and not as a asset. Rent payments received in advance or annual subscription payments received at the beginning of the year are common example of deferred revenue. वो कहता है कि जो डेफर्ड रेवेन्यू होता है वो वाला रेवेन्यू होता है कि जो आपने जिसके अगेंस्ट आपने कैश तो रिसीव कर लिया लेकिन अभी तक उस रेवेन्यू को आपने जनरेट नहीं किया। मतलब उसकी अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल दूं तो ये ऐसे है कि जैसे मैंने किसी बंदे से जो है ना वो किसी बंदे को कोई चीज़ें बेची हैं, ठीक है, तो मैं एग्जांपल एक बंदे को अपने कंप्यूटर्स बेचता हूं तो मैंने उस बंदे से 10 कंप्यूटर की एडवांस पेमेंट ले ली। अब पेमेंट मेरे पास आ गई, अभी तक मैंने उसको कंप्यूटर की डिलीवरी नहीं दी। तो जब मेरे पास पेमेंट आई तो मैं उसको जब उसकी एंट्री करूँगा तो मैं उसकी डेफर्ड एंट्री करूँगा, डेफर्ड रेवेन्यू की एंट्री करूँगा कि मेरे पास पेमेंट आ गई, अभी तक चीज़ें मैंने इसके अगेंस्ट डिलीवर नहीं की। इसी तरह मैंने किसी बंदे को कोई सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो मैं क्या करूँगा, उस बंदे से कैश एडवांस में ले लूँगा। जब मैं एडवांस में लूँगा तो उसको मैं डेफर्ड रेवेन्यू अपना बोलूँगा कि मैंने ये कैश ले लिया है, पेमेंट ले लिया है, अभी इसके अगेंस्ट मैंने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी कोई शॉप या कोई गाड़ी किसी को रेंट पर दिया हुआ है तो उसका जो रेंट आपके पास आता है वो मंथ के स्टार्टिंग में आता है। जब आप मंथ के स्टार्टिंग पे अपने पास वो रेंट को रिकॉर्ड करेंगे तो आप उसको डेफर्ड रेवेन्यू जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। जब मंथ गुजर जाएगा फिर वो आपका जो है वो रेवेन्यू जनरेट होगा, मंथ एंड पे जाकर आपको वो रेवेन्यू बनेगा। जब स्टार्टिंग में आपके पास पैसे आए तो वो आपका क्या होगा, आपका डेफर्ड रेवेन्यू होगा। अच्छा, अब इसके इफेक्ट क्या होता है, ये जो इसको रिकॉर्ड कहाँ पे किया जाता है तो इसको कंपनी की बैलेंस शीट वाली साइड, बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं अपने लाइबिलिटीज़ के अंदर कि ये हमने कैश रिसीव तो कर लिया है, अभी हमने इसके अगेंस्ट जो है काम करना है, अभी हमने इसके अगेंस्ट जो है वो मटेरियल प्रोवाइड करना है, गुड्स ट्रांसफ़र करनी है, डिलीवर करनी है, तो इसे बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की तरफ चलूँ तो ये है हमारे पास डेफर्ड एक्सपेंस। तो ये डेफर्ड एक्सपेंस कौन से होते हैं, डेफर्ड अगर मैं इसकी डेफिनेशन की तरफ जाऊँ पहले तो डेफिनेशन में क्या कहता है कि डेफर्ड एक्सपेंस सिमिलर टू प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब वो वाले एक्सपेंस जिनके अगेंस्ट हम पेमेंट जो है वो एडवांस में दे देते हैं लेकिन वो जो हमारा एक्सपेंस है वो बाद में जाके बनता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने ऑफिस का जो है वो रेंट पे किया तो मैंने ऑफिस का रेंट फॉर द मंथ ऑफ मई जब पे किया था तो मैंने 1 मई को पे कर दिया था, जबकि वो मेरा वो एक्सपेंस बनना था 30 मई को जाके, 31 मई को जाके। तो जो मैंने इसकी एडवांस पेमेंट दे दी, मतलब वो मैंने प्रीपेड जो एक्सपेंस दे दिया, तो उसको मैं बोलूँगा डेफर्ड एक्सपेंस। देन मेरे पास आगे जो एक डेफिनेशन है वो है जी व्हाट इज़ एक्रूड इनकम। ये जितने मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने जो है ना वो जॉब इंटरव्यूज़, क्योंकि मैं डिफरेंट जॉब्स इंटरव्यू देता रहा हूँ तो उनके यही वाले क्वेश्चन मुझे बार बार फेस करने पड़ते थे हर जगह पर जाके, तो इसलिए मैंने जो है ना इनके ऊपर एक वीडियो बनाना जो है वो मुनासिब समझा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो मेरे पास वीडियो है जो डेफिनेशन है वो है जी व्हाट इज़ अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम कौन सी होती है, अक्रूड इनकम जो इसकी डेफिनेशन क्या है और ये कौन सी है। तो जी अगर मैं अक्रूड इनकम की बात करूँ तो अक्रूड इनकम वो होती है, अक्रूड मीन अक्रूवल। अक्रूवल आपने जो है ना वो काउंटिंग का मेथड सुना होगा, एक अक्रूवल मेथड होता है और एक कैश मेथड होता है जो कि आगे जाकर हम उसकी भी डेफिनेशन पढ़ेंगे। अगर मैं अक्रूड इनकम की बात करूं तो अक्रूड इनकम मेरी वो होती है जो कि जिसके अगेंस्ट मैंने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, चीज़ें प्रोवाइड, गुड्स प्रोवाइड कर दी, लेकिन अभी मुझे उसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं मिली। मतलब अक्रूड इनकम इज़ एन अमाउंट दैट हैज़ बीन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड येट, देयर इज़ अ राइट टू रिसीव द अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स रिसीवेबल। मतलब
वो वाली इनकम जो मैंने अर्न कर ली, वो वाला रेवेन्यू जो मैंने अर्न कर लिया लेकिन अभी उसके अगेंस्ट मुझे पेमेंट नहीं मिली, जिसे हम अकाउंट्स रिसीवेबल बोलते हैं, तो उसको हम जो है वो अक्रूड इनकम, वो इनकम जो मेरी होगी जिसकी जो मैंने अर्न कर ली अभी तक उसका मुझे कैश नहीं मिला, तो उसे मैं अक्रूड इनकम बोलूँगा। ठीक है जी। बोथ इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज कैन रिसीव अक्रूड इनकम, मतलब ये कंपनी अगर कोई बंदा इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा है तो उसको भी अक्रूवल बेस पे चलना पड़ता है, अगर कोई कंपनी बिजनेस कर रही है तो उसको भी अक्रूवल बेसिस के ऊपर जो है वो चलना पड़ता है। अच्छा, इसी तरह ऑल्दो इट इज़ नॉट येट इन हैंड अक्रूड इनकम इज़ रिकॉर्डेड ऑन द बुक व्हेन इट इज़ अर्नड इन अकॉर्डेंस विद द अक्रूवल अकाउंटिंग मेथड। हाँ जी, अक्रूवल अकाउंटिंग मेथड के जो है वो अगर देखा है अक्रूवल अकाउंटिंग मेथड के अंडर जो है वो यही है कि आप कोई भी अपना जो रेवेन्यू है या कोई एक्सपेंस है उसको उसी वक्त रिकॉर्ड करेंगे जब वो अकड़ हुआ है, यानी कि जब वो आपने जनरेट किया है, मतलब जब मैंने अपना ये रेवेन्यू अर्न किया था मैंने इसको उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेना है। इसकी मुझे पेमेंट चाहे बाद में मिली है, लेकिन आज मैंने अगर अपनी इनकम ये अर्न किया तो मैं इसको आज ही रिकॉर्ड कर लूँगा और मैं इसको अपनी इनकम डिक्लेयर करूँगा और दूसरी साइड पे मैं इसके अगेंस्ट जो है वो अपना जो है वो अकाउंट्स रिसीवेबल को जो है वो जनरेट करूँगा, खड़ा करूँगा। ठीक है जी, इसको बोलते हैं हम अक्रूड इनकम। नेक्स्ट अगर मैं चलूँ डेफिनेशन की तरफ तो मेरे पास आता है कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि इसके अकाउंटिंग के मेथड कितने हैं। तो मेरे पास 3 मेथड हैं। एक है जी अक्रूवल मेथड, अक्रूवल अकाउंटिंग मेथड, कैश अकाउंटिंग मेथड और हाइब्रिड अकाउंटिंग मेथड है। ठीक है, मेरे पास 3 है। तो वैसे नॉर्मली जो है वो 2 ही चलते हैं, अक्रूवल और कैश। तो ये मेरे पास जो 3 जो ये इसके अकाउंटिंग के मेथड हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम डेफिनेशन की तरफ चलें तो कहता है कि व्हाट इज़ कैश अकाउंटिंग मेथड। तो कैश अकाउंटिंग मेथड क्या है, इसके अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूँ तो कहता है कि कैश अकाउंटिंग इज़ एन अकाउंटिंग मेथड वेयर पेमेंट receipts are recorded during the period in which they are received and expenses are recorded in the period in which they are actually paid. In other words, revenue and expenses are recorded when cash is received and cash is paid. जी, कैश अकाउंटिंग मेथड यही है कि जब आपको किसी चीज़ की पेमेंट आएगी आप उस वक्त उसको रिकॉर्ड करेंगे, मतलब आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी किसी को, ठीक है, उसने आपको 2 दिन बाद आपको उसने पेमेंट की तो आप उसको 2 दिन बाद ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह आपने किसी तरह से कोई काम करवा लिया और आपने उसको पेमेंट जो है वो अगले दिन दी, तो आप अगले दिन जब पेमेंट उसको देंगे तो उस दिन आप उसको अपना एक्सपेंस डिक्लेयर करके तो उसको लिखेंगे। इसे क्या बोलते हैं, कैश अकाउंटिंग बोलते हैं कि उस वक्त अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना जिस वक्त आप कैश पे कर रहे हैं या कैश रिसीव कर रहे हैं किसी सर्विसेज के अगेंस्ट या किसी एक्सपेंस के अगेंस्ट। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम कैश अकाउंटिंग। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज़ अक्रूवल अकाउंटिंग। तो अक्रूवल अकाउंटिंग क्या है, मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि अक्रूवल अकाउंटिंग वही होता है कि आपने आज काम कर लिया, कल उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट रिसीव होनी है। ठीक है, तो जब मैंने आज काम कर लिया तो मैं अपना उस काम के अगेंस्ट ट्रांजैक्शन को आज ही नोट करूँगा, मतलब मैंने किसी को सर्विस प्रोवाइड की तो मैं क्या करूँगा कि उस सर्विस को मैं आज ही अपना रेवेन्यू जनरेट कर अपना रेवेन्यू जो है वो रिकॉर्ड कर लूँगा और उसके अगेंस्ट में अपना जो है वो दूसरी साइड पे जो है वो अपने जो वो रिसीवेबल जो है ना वो शो कर दूँगा। ठीक है, जैसे अगर मैंने किसी से काम कराया तो जो मैंने काम कराया उसको मैंने आज अपना जो है ना एक्सपेंस डिक्लेयर कर दूँगा, कल उसके अगेंस्ट अगर पेमेंट करता हूँ तो मेरे बाद में पेबल खड़ा हो जाएगा। ठीक है, अक्रूवल अकाउंटिंग इज़ एन अकाउंटिंग मेथड वेयर रेवेन्यू और एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड व्हेन आर ट्रांजैक्शन अकर, यानी कि जिस वक्त आपका वो काम हो जाता है उसी वक्त आप उसको अपना रेवेन्यू या एक्सपेंस या वो डिक्लेयर कर देते हैं, उसकी ट्रांजैक्शन जब पास कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि हाउ अक्रूवल अकाउंटिंग वर्क्स, कि अक्रूवल अकाउंटिंग किस तरह जो काम करती है, कैसे जो चलती है। The general concept of accrual accounting is that accounting journal entries are made when a good or services is provided rather than when payment is made। मतलब ये काम किस तरह करती है, वही चीज़ है कि जब आप कोई काम कर लेंगे ठीक उसी वक्त उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। ये नहीं कि आपने आज काम कर लिया जब इसकी पेमेंट आएगी तब नहीं आपने ट्रांजैक्शन इसकी पास करनी, बल्कि जिस वक्त आपने कोई काम कर लिया किसी को कोई सर्विस पर प्रोवाइड कर दी तो उस वक्त आपने उसकी ट्रांजैक्शन करके तो आपने उसको अपना रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर लेना है। ठीक है, एंट्रीज आर आल्सो मेड फॉर डेबिट्स एंड पेमेंट्स ड्यू। ठीक है, मतलब वो डेट्स और पेमेंट डेबिट और क्रेडिट की उस वक्त आपकी एंट्री हो जाएगी, एक अकाउंट डेबिट होगा दूसरा क्रेडिट होगा। ठीक है जी, तो ये वही है कि आपने फॉर एग्जांपल ये जो है ये वही चीज़ है कि आपका
डेफर्ड रेवेन्यू की बात हो रही है कि डेफर्ड रेवेन्यू क्या था, वो भी यही चीज़ था कि आपने जब अपना रेवेन्यू अर्न कर लिया उसको उसी वक्त आप ट्रांजैक्शन उसकी कर दें, पेमेंट चाहे वो बाद में आपके पास आए उसकी बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी जो है ना ये एक्रूवल मेथड यही है और एक्रूवल अकाउंटिंग इसी का ही काम करती है कि आपने जब कोई रेवेन्यू अपना जनरेट किया, सर्विस प्रोवाइड की, गुड्स प्रोवाइड की, जब आपने वो चीज़ें प्रोवाइड की उसी वक्त उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, पेमेंट उसकी आपके पास बाद में आएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है जी वो है हाउ डू यू एक्सप्लेन अक्रूवल टू नॉन अकाउंटेंट्स। अक्रूवल टू नॉन अकाउंटेंट्स जो है इसको आप जो है ना वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो कहता है जी अक्रूवल अकाउंटिंग यूजेस द डबल एंट्री अकाउंटिंग मेथड वेयर पेमेंट्स और रिसीट्स आर रिकॉर्डेड इन टू अकाउंट्स एट द टाइम द ट्रांजेक्शन इज इनिशिएटेड एंड बट व्हेन दे आर मेड। देखें कि अक्रूवल अकाउंटिंग जो है ये चलती है डबल का एंट्री सिस्टम पे। मतलब इसमें एक एंट्री उस वक्त होती है जब आपने कोई काम किया तो आपने उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, तो एक आपकी एंट्री उस वक्त होगी, दूसरी आपकी एंट्री जो है वो तब जाके होगी जब आपको उस काम के अगेंस्ट पेमेंट आएगी, ठीक है। तो ये डबल एंट्री सिस्टम है, इसमें अक्रूवल बेसिस जो है वो चलता है डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर। ये कैश जो बेसिस वो सिंगल एंट्री पे चलता है, जो अक्रूवल बेसिस ये डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर चल रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है या जो हमारे पास अगला है जो क्वेश्चन जो कि आपको इंटरव्यू के अंदर पूछा जा सकता है वो है जी व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कैश अकाउंटिंग एंड अक्रूवल अकाउंटिंग। तो इसमें मैं बिल्कुल सिंपल से आपको इसके बताऊंगा कि कैश अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटिंग होती है जिसको जो है ना वो उस वक्त रिकॉर्ड किया जाता है जब आप किसी को कैश पे करते हैं या किसी से कैश रिसीव करते हैं, जबकि अक्रूवल जो अकाउंटिंग होती है उसमें आप किसी ट्रांजैक्शन को उस वक्त रिकॉर्ड करते हैं जब आपकी वो ट्रांजैक्शन अकर्ड होती है। मतलब आज अगर आपने अपना रेवेन्यू जनरेट किया है, किसी को वो सर्विस दिया है या किसी से आपने कोई काम करवाया है, तो आप आज उसको पेमेंट आप आज उसको रिकॉर्ड कर लेंगे और पेमेंट उसकी चाहे आप बाद में देंगे, ठीक है। तो इसे हम अक्रूवल बेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास जो है डेफिनेशन वो है जी व्हाट इज़ अक्रूवल जर्नल एंट्री। कि अक्रूवल जर्नल एंट्री क्या है, तो कहता है दी अकाउंटिंग जर्नल इज़ द फर्स्ट एंट्री इन द अकाउंटिंग प्रोसेस वेयर ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड एज दे अकर एंड अक्रूवल है, और जर्नल एंट्री इज़ मेड व्हेन अ ट्रांजैक्शन अकर। देखें ये वही सारी वही उसी के गिरती एक घूमनी है चीज़ें, डेफर्ड रेवेन्यू, डेफर्ड एक्सपेंस, अक्रूवल एंट्री, अक्रूवल अकाउंटिंग, कैश अकाउंटिंग, उसी के अगेंस्ट ये सारी चीज़ें घूम रही हैं। अब अक्रूवल जर्नल एंट्री क्या है कि ये भी वही कहता है कि एक पहली एंड जर्नल एंट्री होती है जिसके अंदर हम जो है ना अपनी किसी भी ट्रांजैक्शन को उसी वक्त रिकॉर्ड करते हैं जब वो ट्रांजैक्शन अकर्ड होती है। मतलब अगर आज हमने रेवेन्यू जनरेट किया है, आज हम रेवेन्यू की एंट्री करेंगे, कल हम उसके रेवेन्यू के अगेंस्ट जब कैश लेंगे तो कल हम उस कैश की एंट्री कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है व्हाट इज़ रेवेन्यू रिकग्निशन। रेवेन्यू रिकग्निशन क्या होता है कि रेवेन्यू रिकग्निशन जो होता है रेवेन्यू रिकग्निशन is a general accepted accounting principle that identify the specific conditions in which revenue is recognized and determines how to account for it. Typically revenue is recognized when a critical event has occurred. वो कहता है कि रेवेन्यू का रिकग्निशन जो है वो ये होता है कि एक जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो कि हमें बताता है, आइडेंटिफाई करता है, कंडीशंस को बाइंड करता है कि आपने किसी भी ट्रांजैक्शन को, किसी भी अकाउंट को, किसी भी रेवेन्यू को कब जो है वो अपने पास रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और टिपिकली वो कहता है कि रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अ क्रिटिकल इवेंट अकर्ड, यानी कि टिपिकली वो कहता है कि इसको आप अक्रूवल बेस पे ही लेके चलें। मतलब जब आपका कोई इवेंट जो है ना वो अकर्ड हो गया है, जब आपने कोई रेवेन्यू जनरेट कर लिया है, अर्न कर लिया है, तो आप उसको उसी वक्त जो है वो उसकी ट्रांजैक्शन कर दें, ना कि आप जो है इस चीज़ का इंतज़ार करते रहें कि जब मेरे पास इसकी पेमेंट आएगी या कैश आएगा तब मैं इसकी जो एंट्री करूँगा। नहीं, बल्कि जिस वक्त आपका वो इवेंट अकर्ड हुआ है, जिस वक्त आपने वो रेवेन्यू अर्न किया है, जिस वक्त आपने उसके अगेंस्ट सर्विस प्रोवाइड किया है या काम कर दिया है, उसी वक्त आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। देन है जी मेरे पास है कि व्हाट इज़ एन अक्रूड एक्सपेंस। कि अक्रूड एक्सपेंस कौन से होते हैं, तो एन अक्रूड एक्सपेंस आल्सो नोन एज अक्रूड लाइबिलिटीज़ is an accounting term that refer to an expense that is recognized on the books before it has been paid। मतलब accrued expense वो होते हैं कि जो जिनको हम उस वक्त रिकॉर्ड करें जब वो हमारा एक्सपेंस अकर्ड हो जाता है। मतलब मैंने किसी से काम आज करवाया, सर्विसेज ली, मैंने आज ही उसको अपना एक्सपेंस डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उसकी जो पेमेंट है वो मैं कल करूँगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, accrued एक्सपेंस हो जाएगा। मैंने किसी से मैंने जैसे हमारा रेवेन्यू था ना कि हमने आज रेवेन्यू जनरेट किया तो हम उसको आज ही अपना रेवेन्यू डिक्लेयर करेंगे और उसकी पेमेंट कर लेंगे। इसी तरह हमने किसी से काम करवाया, ठीक है, उसको हम आज ही अपना जो है ना एक्सपेंस डिक्लेयर कर देंगे, उसकी जो अगेंस्ट हम अकाउंट्स पेबल खड़ा करेंगे और उसको पेमेंट कल के या परसों जिस भी डेट में देनी वो डेट दे देंगे।
अक्रूड एक्सपेंस आर रिकगनाइज ऑन द बुक्स व्हेन दे आर इंकर्ड, नॉट व्हेन दे आर पेड। मतलब उसको उस वक्त हम जो है ना अपनी बुक्स के अंदर रिकगनाइज करेंगे जब वो जो एक्सपेंस हमारा होगा। ये नहीं कि जब हम उसकी पेमेंट करेंगे, पेमेंट के टाइम पर नहीं, बल्कि जिस वक्त एक्सपेंस होगा उसको उसी वक्त ही रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट है जी डिफरेंस बिटवीन प्रीपेड एक्सपेंस एंड अक्रूड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस और अक्रूड एक्सपेंस में डिफरेंस क्या है, इसका मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है वो वाला एक्सपेंस होता है जो जिसके अगेंस्ट आपने पेमेंट एडवांस में करनी होती है, और वो जो एक्सपेंस होता है वो बाद में अकर्ड होता है, ठीक है। और जो अक्रूड एक्सपेंस होता है वो वाला एक्सपेंस होता है जिसके अगेंस्ट आपने एक्सपेंस जो है ना काम आपने पहले करवा लेना होता है, पेमेंट बाद में करनी होती है, ठीक है। तो ये दो है इसमें डिफरेंस। और जो इसका नेक्स्ट इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि जो हमारा अक्रूड एक्सपेंस होता है इसको हम अपनी बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटीज़ वाली साइड पे लिखते हैं, जो प्रीपेड एक्सपेंस है उसको हम बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स वाली साइड पे लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी अकाउंटिंग इक्वेशन। वो कहता है जी एक्सप्लेन करें अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है इसको आप सिंपल जस्ट आप फार्मूला बताएंगे कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी। तो ये हमारा क्या है जी अकाउंटिंग इक्वेशन है। नेक्स्ट व्हाट आर द कॉमन एरर्स इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर कॉमन एरर्स कौन कौन से होते हैं, इसमें जी एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ कमीशन है और एरर ऑफ प्रिंसिपल्स है। ये आपने तीनों नाम याद रखना है। अकाउंटिंग के अंदर एरर कौन कौन से होते हैं, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट है जी डिफरेंशिएट बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में क्या डिफरेंस है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूँ तो डेफिनेशन में कहता है जी accounting is all about recording a daily business activities, while auditing is the checking that whether all these events have been noted down correctly or not। मतलब अकाउंटिंग जो होती है वो ये होती है कि आपने डे टू डे जो भी ट्रांजैक्शन करनी है, जो भी काम करना है, उसको अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ उसको आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में नोट करना है, उसको लिखना है, ठीक है। और ऑडिटिंग क्या है, ऑडिटिंग जो वो इस चीज़ को चेक करता है कि जो इन्होंने डे टू डे एक्टिविटीज़ जो भी इन्होंने चीज़ें लिखी हैं, इवेंट्स के अगेंस्ट इन्होंने ट्रांजैक्शन पास की हैं, उनको करेक्ट सही करके लिखा गया या नहीं लिखा गया, उनके अंदर जो है ना वो सारी चीज़ों को ये देखना होता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं ऑडिटिंग है, ठीक है। नेक्स्ट जो है जी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनएक्टिव एंड डोरमेंट अकाउंट। ये बैंक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यू में कि इनएक्टिव अकाउंट कौन सा होता है और डोरमेंट अकाउंट कौन सा होता है। अच्छा, इनएक्टिव अकाउंट जो है बैंक की टर्म्स में इनएक्टिव अकाउंट वो वाला अकाउंट होता है जो कि आपका अकाउंट परमानेंट बंद हो चुका होता है, उसको आप फ्यूचर में यूज़ नहीं कर सकते, उसे हम बोलते हैं इनएक्टिव अकाउंट। और वो अकाउंट जो आपका बैंक के अंदर जो अकाउंट आपका टेम्परेरी ब्लॉक होता है, जिसको हम फ्यूचर में आप उसको अपने जो है फंक्शनल ला सकते हैं, फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, उसे हम डोरमेंट अकाउंट बोलते हैं। मतलब जो कि टेम्परेरी जो ब्लॉक होता है वो डोरमेंट अकाउंट है, और जो परमानेंट क्लोज होता है वो इनएक्टिव अकाउंट है। नेक्स्ट है मेरे पास जी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेफर्ड रेवेन्यू एंड अकाउंट रिसीवेबल। डेफर्ड रेवेन्यू और अकाउंट रिसीवेबल में क्या डिफरेंस है। अच्छा, जो अकाउंट रिसीवेबल जो मेरे होते हैं वो वाले अकाउंट वो मतलब वो उसमें जो अकाउंट रिसीवेबल होते हैं मेरे वो होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं जो कि मेरे कस्टमर्स होते हैं। मतलब कि मैंने किसी को सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर दी और उनके अगेंस्ट अभी मुझे पेमेंट नहीं मिली, तो ये से क्या कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल होता है। यानी कि मैंने जब सर्विसेज प्रोवाइड कर दी तो मैंने अपना रेवेन्यू जनरेट कर लिया, अभी उसकी मुझे पेमेंट बाद में मिलनी है। और जो डेफर्ड रेवेन्यू होता है, डेफर्ड रेवेन्यू जो है वो वही वाला होता है कि जो डेफर्ड रेवेन्यू रिप्रेजेंट कैश विच इज़ रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। मतलब कि मैंने अपने कस्टमर से जो कैश है वो एडवांस में ले लिया, उसकी जो सर्विसेज हैं या उसकी जो गुड्स हैं वो मैंने बाद में प्रोवाइड करनी है। मतलब ये दोनों उल्टे हैं, ठीक है। यानी कि डेफर्ड रेवेन्यू मैंने एडवांस पेमेंट ले ली और काम बाद में करना है। रिसीवेबल में क्या है कि मैंने काम पहले कर दिया, पेमेंट बाद में लेनी है। ये इन दोनों का डिफरेंस है। देन व्हाट इज़ द एब्रीवेशन ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंटिंग के दो टर्म हैं, डेबिट और क्रेडिट। इनका एब्रीवेशन क्या बनता है, तो डेबिट को हम DR से लिखते हैं और क्रेडिट जो उसको CR से लिखते हैं। दैन मेरे पास है जी इफ़ कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर इज़ नॉट येट रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू व्हाट हैपन्स टू इट। मतलब अगर मैं अपने किसी कस्टमर से कैश ले लेता हूँ तो उसको, लेकिन उसको मैंने अपना अभी तक रेवेन्यू डिक्लेयर नहीं किया, तो क्या होगा। तो वो सीधा सीधा आपको डेफिनेशन से जो है ना पता चल रहा है, बाय क्वेश्चन से पता चल रहा है कि आपका डेफर्ड रेवेन्यू है। डेफर्ड रेवेन्यू क्या है कि आपने किसी से कैश ले लिया, अभी तक वो आपने उसको अपना रेवेन्यू डिक्लेयर नहीं किया, उसके अगेंस्ट अभी तक आपने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, तो इसे क्या बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू। और इसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी वाली साइड पे लिखते हैं, ठीक है। यानी कि रेवेन्यू जनरेटेड बट क्या नाम है, कैश रिसीव बट नॉट जनरेटेड है, ठीक है।
नेक्स्ट मेरे पास आया था जी डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या होती है। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग जो है ना वो वही वाली होती है कि जिसमें आपका एक अकाउंट डेबिट हो रहा होता है, दूसरा अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा होता है। मतलब जिसमें हर ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट डेबिट के अगेंस्ट क्रेडिट भी आपका होता है। मतलब इसमें आपका डेबिट और क्रेडिट जो है वो इक्वल होता है। इसमें एक अकाउंट अगर डेबिट होता है, दूसरा अकाउंट आपका साथ सेम टाइम पे उतनी अमाउंट के साथ ही क्रेडिट होगा। Double entry bookkeeping is a accounting principle where every debit has a corresponding credit. Thus, the total debit is always equal to total credit. In this system, when an account is debited, another account gets credited at the same time. Okay. नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स विच आर यूज इन बिजनेस। मतलब बिजनेस के अंदर कितने अकाउंट, कितनी किस्म के अकाउंट जो है वो यूज़ होते हैं। तो इसमें मेरे पास 7 किस्म के अकाउंट है जो कि बिज़नेस के अंदर, बिज़नेस की लैंग्वेज के अंदर यूज़ होते हैं। जिसमें पहला है एसेट्स, देन है लाइबिलिटीज़, देन है इक्विटीज़, ओनर इक्विटी या शेयर होल्डर इक्विटीज़ बोल रहे हैं आप। देन है मेरे पास रेवेन्यू, जिसको हम रेवेन्यू बोल सकते हैं, सेल बोल सकते हैं, इनकम बोल सकते हैं, डिफरेंट नेम है। देन मेरे पास एक्सपेंस हैं और फिर गेंस हैं और लॉसेज हैं। ठीक है जी, तो ये मेरे पास 7 अकाउंट हैं। अच्छा, नेक्स्ट है मेरे पास के कैन यू नेम डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग के, अकाउंटिंग की डिफरेंट ब्रांचेज के नाम बताएं। तो मेरे पास 3 अकाउंटिंग के ब्रांचेज हैं जिसमें मेरे पास पहला है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, दूसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है और तीसरा है जो कॉस्ट अकाउंटिंग है। तो ये मेरे पास 3 अकाउंटिंग की ब्रांचेज हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन है वो है जी कि डिफाइन डेप्रिसिएशन एंड इट्स टाइप्स। तो डेप्रिसिएशन क्या होती है कि किसी भी टेंजिबल एसेट्स की टेंजिबल या फिज़िकल एसेट्स की जो यूज़फुल लाइफ है उसको कैलकुलेट करने के अमल को जब हम डेफिनेशन बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मतलब किसी भी टेंजिबल या फिज़िकल एसेट्स की यूज़फुल लाइफ को कैलकुलेट करने के अमल को हम जो है वो डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ये 3 तरह के इसमें मेथड यूज़ होते हैं कॉमनली। जो वैसे मैंने 4-5 लिखे हैं, लेकिन वैसे जो नॉर्मल जो है वो 3 किस्म के होते हैं। कौन कौन से? जो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन होती है, डबल डिक्लाइनिंग डेप्रिसिएशन होती है और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन डेप्रिसिएशन मेथड होता है। और इसमें एक ऐड किया गया है सम ऑफ द ईयर डिजिट्स डेप्रिसिएशन मेथड। नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है जी एक्सप्लेन व्हाट इज़ कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है? कंपाउंड जर्नल एंट्री वो होती है जिसमें मोर देन 1 जो है वो डेबिट चीज़ें हो रही होती हैं और मोर देन 1 ही आपके पास चीज़ें क्रेडिट हो रही हैं। यानी इसको कम्बिनेशन ऑफ सेवरल एंट्रीज जर्नल एंट्रीज बोलते हैं। मतलब इसके अंदर डिफरेंट जो है वो अकाउंट या हेड जो है वो डेबिट भी हो रहे होते हैं और डिफरेंट अकाउंट या हेड जो है वो क्रेडिट भी हो रहे होते हैं। इसे हम कंपाउंड एंड जर्नल एंट्री बोलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है जी व्हाट इज़ जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कि जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या चीज़ है। ये जो जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ये एक जो है ना वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो है ना वो एक अदारा है जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। वो एक जो है ना स्टैंडर्ड सेट करते हैं अकाउंटिंग के लिए, पब्लिक कंपनीज़ के लिए अकाउंटिंग के जो रूल्स स्टैंडर्ड और प्रोसीजर जो है वो एक जो है ना एक इशू करता है। जो ये जो है वो नॉर्मली यूज़ होता है यूएस के अंदर। ठीक है, और वहाँ पे जो उनके अकाउंटेंट होते हैं उनके लिए मस्ट होता है कि वो इसको जो है ना अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए गैप के रूल्स जो हैं, इसके गैप के जो स्टैंडर्ड जो हैं और जो प्रोसीजर हैं इनको जो है वो माइंड में रखेंगे। उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसमें जो है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाएंगे, अपने स्टेटमेंट्स को बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाएंगे। मतलब इसके मुताबिक जो है ना गैप के मुताबिक अगर मैं बात करूँ तो गैप के मुताबिक ये गैप कहता है कि आप अक्रूवल बेसिस पे चलें, कैश बेसिस पे ना चलें। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज़ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS। IFRS क्या है जी? वो कहता है कि इंटरनेशनल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आर अ सेट ऑफ अकाउंटिंग रूल्स फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पब्लिक कंपनीज दैट आर इंटेंड टू मेक द कंसिस्टेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ईजीली कंपेरेबल अराउंड द वर्ल्ड। मतलब कि ये भी एक स्टैंडर्ड है जो कि जो है ना आपकी इंटरनेशनली जो है ना ये भी यूज़ होते हैं। इन जब भी आपको अकाउंटिंग के अपने स्टेटमेंट बनाते हैं तो आपने इन स्टैंडर्ड को जो है वो देखते हुए आपने इनके मुताबिक आपने अपनी अकाउंटिंग को जो है ना वो स्टेटमेंट्स को बनाना होता है, अपनी एंट्रीज़ को जो है वो रिकॉर्ड करना होता है IFRS के मुताबिक। दैन मेरे पास है व्हाट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड FASB। FASB क्या है कि ये एक जो है ना वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है यूएस की, जो कि ये जो हमने अभी रूल डिफ़ाइन किए थे IFRS और गैप का, ये वाले गैप और IFRS जो है ना ये रूल्स ये वाले बनाते हैं। ये वाला अदारा जो है ये बनाता है जिसे हम FASB बोलते हैं, FASB बोलते हैं, जो कि 1973 में जो है ना ये बना था और ये जो है ना वो यूएस के अंदर जो है ना ये चल रहा था।